गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, क्योंकि ये लॉज न्यूटन ने दिए थे। लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे। तो न्यूटन की एक बड़ी डिस्कवरी जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये भी न्यूटन ने दी थी। तो इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एप्पल इज़ फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये भी एक टाइप में एक लंबी थ्योरी है। जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी हम सीखते चलेंगे इसको। आज हम सीखेंगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में, कि जब कोई बॉडी, मोशन का मीनिंग होता है मूवमेंट, मोशन का मीनिंग होता है मूवमेंट, और जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो डिफरेंट लॉज को फॉलो करती है ड्यूरिंग मूवमेंट। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के, 3 लॉज दिए थे जिनको हम बारी बारी से सीखते चलेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है लॉज ऑफ मोशन। चलो आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि जो लॉज ऑफ मोशन है ना, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं रिलेशन किसके बीच में, फोर्स रिलेटेड टू मोशन। कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए है, जिसके नीचे टायर लगे हुए हैं, जब ये मूव करता है तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। अब मूवमेंट का मीनिंग है कि अपनी पोजीशन को चेंज करना। एज्यूम करो कि इस प्लेस का नाम जो है वो 1 है और इस प्लेस का नाम जो है वो 2 है। तो ये ऑब्जेक्ट ए प्लेस 1 से प्लेस 2 में जाता है, इसको बोलते हैं मूवमेंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मोशन। और इस मोशन में कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, पहले तो किसके लिए, पहले इसको मूव कराने के लिए, और सेकंड किसके लिए, इसको स्टॉप कराने के लिए। फर्स्ट किसके लिए, मूव कराने के लिए, और सेकंड किसके लिए, इसको स्टॉप कराने के लिए। 2 टाइप ऑफ फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो उस फोर्स के रिलेशन को बताता है ये मोशन के साथ में। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने बी रख दिया, अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाई जाएगी तब तक ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा। दूसरी तरफ ये सिर्फ रेस्ट के लिए ही नहीं, ये सिर्फ रेस्ट के लिए ही नहीं, ये मोशन के लिए भी सेम ऐसे एक्ट करता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट बी में टायर होते और ये मूव कर रहा होता तो ये मूव करता रहता जब तक इसके ऊपर ये कॉन्टीन्यूस मूवमेंट में रहता, कॉन्टीन्यूस, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोका ना जाए या इसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई न किए जाएं। अब ये तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि फर्स्ट लॉ ये है, लेकिन जो फिजिक्स की लैंग्वेज है, जो आपके एग्ज़ामिनेशन की लैंग्वेज है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछता है, वो पूछता है इनर्शिया के बारे में, कि इनर्शिया क्या है या इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है। अब इनर्शिया का मीनिंग होता है मेंटेनिंग पोजीशन, मेंटेनिंग पोजीशन और सिचुएशन, मेंटेनिंग पोजीशन और सिचुएशन। अब जैसे मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताया कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था जिसका नाम क्या था, बी। मैंने बोला कि इसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। इस ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी होती है कि मैं खुद मूव नहीं करूंगा। इस टेंडेंसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया।
इस टेंडेंसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। दूसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो मूव करता रहता है जब तक उसको बाहर से रोका ना जाए, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी मैं मूव ही करता रहूँ, मैं कभी रुकूँ ही ना। तो इस टेंडेंसी को बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब रुका होता है तो बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब रुका होगा तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जब चला होगा तो बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। मीन्स क्या आपने समझ लेना है कि जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, चलने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी उसके अंदर। मतलब कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, तो वो रुकेगा अपनी जगह पे, वो रुका रहेगा। और जब इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करता रहेगा, रुकने की कोई टेंडेंसी उसके अंदर नहीं होगी। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे बोला पैसेंजर जर्क्स फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप्स, कि जब बस रुकती है तो कोई पैसेंजर क्या होता है, मूव करता है। जैसे मैंने ये बस बना ली और इसके ऊपर कोई पैसेंजर ऐसे बैठा हुआ है, और जब ये बस मूव कर रही होती है और ये बस एकदम से जाके रुक जाती है जब भी, तो ये पैसेंजर क्या होता है, आपने भी कभी फील किया होगा कि ये आगे की तरफ जर्क करता है। जर्क मीन्स कि इसको आगे की तरफ झटका लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में है, मोशन में, और अपर ये जो पैसेंजर बैठा है ये किस में है, रेस्ट में। दोनों अपना अपना इनर्शिया फॉलो कर रहे हैं। जब बस रुकती है ना तब क्या होता है, ये जो लोअर बॉडी है ना पैसेंजर की वो एकदम से रेस्ट में आ जाती है, और जो अपर बॉडी है वो खुद को मेंटेन कराने की कोशिश करती है इनर्शिया ऑफ मोशन। इस वजह से क्या होता है कि जो पैसेंजर है वो ब्रेक लगते ही इस मोशन को मेंटेन करते करते आगे की तरफ ऐसे जर्क करता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, कॉइन रिमेन ऑन कार्ड व्हेन फ्लिक्ड। ये इसके आगे एग्जांपल है कि कोई कॉइन को अगर मैं एक ग्लास के ऊपर रखूं और उसके नीचे पेपर रख के, तो जब मैं उस पेपर को हटा लेता हूं तो वो कॉइन क्या होता है, ऐसे नीचे गिरता है। वो कॉइन इस पेपर के साथ में नहीं आ जाता ऐसे, क्योंकि कॉइन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में, ज़िद में है कि रेस्ट में रहूँगा, मूवमेंट नहीं करूँगा। और हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाले पोर्शन को मोशन में ले आते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आएंगे तो ये कॉइन क्या होगा, अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के चक्कर में क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई स्पेस है ही नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके लिए आप देखेंगे कि जब एज्यूम करो कि कोई ऐसे पर्सन है जिसने अपने हाथ में ऐसे एक रस्सी पकड़ रखी है और रस्सी के एंड पे एक पत्थर को बांध रखा है, ऐसे स्टोन को बांध के रखा है। अब जब ये इसको घुमाता है, ऐसे गोल गोल घुमाएगा, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे सर्कल में मूव करेगा। अब सर्कल में मूव करते करते अगर बाई चांस क्या हो कि ये स्टिंग जो है वो यहाँ से, ये रस्सी यहाँ से टूट जाए, तो ये स्टोन कहाँ गिरेगा, इस डायरेक्शन में गिर जाएगा एकदम से। अगर यहाँ ना हो तो घूमते घूमते इस डायरेक्शन में, तो ये अपनी डायरेक्शन को उनको क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश। ये देख, क्योंकि ये टाइड है ना, बंधा हुआ है इसके साथ में, तो इस डायरेक्शन में मूव करता है। नहीं तो ये क्या करता है, इस डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और ये हमें तब पता चलता है जब वो रस्सी ब्रेक हो जाती है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ऐसे बाहर की तरफ को वो क्या होगा, गिर जाएगा ऐसे, क्योंकि वो मेंटेन करने की कोशिश करता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा अनटिल अनलेस उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अब आप देखो कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, ये जो रस्सी है ना, ये इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इसको रोक रही है अपनी तरफ। देखना इसको, ये अपनी तरफ रोक रही है और बार बार इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ
सेकंड लॉ में क्या बोलता है? सेकंड लॉ के बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब लैंग्वेज में तो लिखा है कि टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि जितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे ना, जितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे वो उतनी ज़्यादा मूवमेंट करेगी। फोर्स को, ये एरो का मतलब है कि मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूँ तो मूवमेंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और सेकंड में अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप चलेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। यहाँ पे जो P है वो होता है P को अगर आप लिखते हैं तो मोमेंटम बोलते हैं इसको, जिसकी वैल्यू होती है mv के बराबर। और जब इसको सोल्व करते हैं तो मैं लिखूँगा dmv अपॉन dt, क्योंकि m जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dv अपॉन dt। और वेलोसिटी अपॉन टाइम की तरह बन रहा है तो ये बन जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये बन गया मास इनटू एक्सेलरेशन। dv अपॉन dt क्या बन गया? एक्सेलरेशन। और फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। चलो ये तो हो गई फिजिक्स की लैंग्वेज। अब समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जितना बड़ा मास होगा ना उतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको मूव कराने के लिए। देखो आप इस पर्सन को देखो, ये सेम पर्सन है, जब 500 kg के मास को हटा रहा है तो इसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब 50 kg के मास को मूव कराने की कोशिश कर रहा है तो इसको कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड लॉ के एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में सिंपल लिखा है इसने कि हैवियर ऑब्जेक्ट नीड मोर फोर्स टू एक्सेलरेट। बिल्कुल कि ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। सेकंड एग्जांपल में किकिंग अ बॉल वर्सेस अ स्टोन। अब बॉल को कोई पर्सन हिट कर रहा है और दूसरे सिनेरियो में वो स्टोन को हिट कर रहा है, तो स्टोन को हिट करना मुश्किल है क्योंकि स्टोन क्या है? हैवी है ना बॉल से ज़्यादा। स्टोन बॉल से ज़्यादा हैवी है तो उसको किक करेंगे तो इंजरी हो सकती है ना। तो आप लोगों ने स्टोन को किक करने का ट्राई नहीं करना है क्योंकि ये इंजूरियस हो सकता है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये लॉ क्या बोलता है कि कोई भी एक्शन अगर आप करते हैं, कोई भी एक्शन अगर आप करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी एज्यूम करो कि +5 की थी, +5 यूनिट मान लो, तो ये लॉ बोलता है कि उसका जो रिएक्शन है ना वो सेम होगा। उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? +5 यूनिट की, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, उसका उल्टा काम करेगी वो। देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रही है गन। जब गन से कोई बुलेट फायर होती है ना तो बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन वो गन को क्या करती है? पुश करती है पीछे की तरफ, जिसे बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, जिसकी वजह से सेकंड एम मुश्किल हो जाता है। अब सेकंड एम का मतलब कि जब आप कॉन्टीन्यूस फायर करते हैं, 1 फायर के बाद सेकंड फायर करते हैं, तो 1 फायर के बाद जो गन है वो रिकॉइल होती है और सेकंड एम करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है जब कॉन्टीन्यूस फायरिंग होती है उस टाइम पे। दूसरा एग्जांपल कि जब आप फ्लोर के ऊपर चलते हैं तो क्या होता है? एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है कि फुट पुश कर रहा है किसको? फ्लोर को डाउन की तरफ, और जो फ्लोर है ना वो फुट को अपर डायरेक्शन में पुश कर रहा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करा रहा है। अब पैर को हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? पीछे की डायरेक्शन में, है ना। और हम कहाँ मूव हो रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक एक्शन की फॉर्म में, दूसरी रिएक्शन की फॉर्म में। थर्ड एग्जांपल है इसका
कि देखो ये बोट के ऊपर ये मूव कर रहा है बॉय, है ना। ये बोट से जंप लगाएगा तो क्या बोल रहा है कि जब ये जंप लगाता है इस तरफ जाता है तो ये जो बोट है ये पीछे की तरफ मूव करती है। और यहाँ पे अगर ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पे अगर सपोर्ट ना हो तो ये शायद जंप भी ना लगा पाए या पार की तरफ या इस तरफ आ ना पाए, क्योंकि ये बोट पीछे की तरफ जाएगी और शायद ये यहाँ बीच में गिर सकता है। एक और इसका एग्जांपल जो है वो रॉकेट प्रोपल्शन है। रॉकेट प्रोपल्शन कैसे काम करती है कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे रॉकेट है, जब वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है ना तो जो उसके अंदर गैसेस भरी होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सर्ट करती हैं। क्योंकि गैसेस डाउनवर्ड फोर्स लगाती हैं तो रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो गैसेस है वो क्या कर रही हैं, एक्शन, और जो रॉकेट है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन। कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके। तभी तो इसने बोला कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में काम आते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आप लर्न करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो मैंने आपको बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना फोर्स उतनी मूवमेंट, जितनी मूवमेंट उतनी एक्सेलरेशन। उसके बाद मोमेंटम आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो कि P इज़ इक्वल टू एम वी। एम जो है वो मास ऑफ बॉडी, V जो है वो वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग मास के साथ में, उसको बोला जाता है मोमेंटम। और मोमेंटम जो है ना वो एक्चुअल में मूवमेंट ही है कि कोई बॉडी मूव कर रही है। उसके बाद में इम्पल्स का मतलब होता है कि डेल्टा P। अब ये जो डेल्टा टर्म है इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा, है ना, कि छोटा सा मूवमेंट। मीन्स कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है A, ये दिल्ली से कहाँ गया, बड़े एग्जाम्पल में लें अगर हम लोग, तो ये दिल्ली से कहाँ गया, मुंबई। तो इसकी मूवमेंट दिल्ली से मुंबई जाने में एज्यूम करो कि कितनी लगी होगी, कि इसको 12 आवर्स लग गए होंगे जाने के लिए। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पुट करूं कि 1 सेकंड में जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया था तो आफ्टर 1 सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा था, इसको बोला जाता है इम्पल्स। इसको लिखने का एक और एक्सप्रेशन भी होता है जिसे बोलते हैं फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कि अब देखो बड़ी मूवमेंट में भी ना आपने फोर्स ही एक्सर्ट करी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जब छोटी मूवमेंट होगी उस टाइम पे आपने लगाई तो फोर्स ही, लेकिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। कि जब आप क्या लिखते हैं dy/dt, पीछे हमने डिस्कस किया था dy/dt mv, जिसमें क्या था m कांस्टेंट dv/dt की वेलोसिटी कब, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो इम्पल्स क्या होती है, फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स। उसके बाद फ्रिक्शन जो अपोजेस मोशन करता है, मतलब कि जो मोशन को रोकता है, मोशन को जो रोकेगा उसको बोलेंगे फ्रिक्शन। मीन्स कि मोशन की उल्टी डायरेक्शन में काम करता है। अच्छा, अब फ्रिक्शन का एग्जांपल, जैसे आपने कोई गाड़ी न्यूट्रल रखी, कोई सा गियर उसमें काम नहीं कर रहा है, आपने उसको न्यूट्रल रखा है, तो ये मूव करते करते एक टाइम पे क्या होगा, रुक जाएगी अपने आप, यहाँ पे आके रुक जाएगी। कि पोजीशन 1 से चलना शुरू की, पोजीशन 2 में आके रुक गई। लेकिन अब आप बोलेंगे कि हमने तो फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मूव करता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन काम कर रहा है,
एक्सटर्नल फोर्स, मैंने बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन की फॉर्म में यहाँ इसके टायर्स के ऊपर काम करती है और इसको रोकती है, इसके ऊपर नेचुरल ब्रेक्स अप्लाई करती है। इस वजह से फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है? अपोजिट फोर्स। फ्रिक्शन को बोला जाता है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट फोर्स। जहाँ फोर्स काम कर रही है उसके अपोजिट उसी इंटेंसिटी की फोर्स लगाना, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? मोशन ऑफ व्हीकल्स, पुलीज, एलिवेटर्स, रॉकेट्स एंड एयरप्लेन्स, सब में क्या होते हैं? मोशन के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन। इन सारे मोशंस, ये 3-4 एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बड़े सारे एग्जांपल्स हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में काम करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं कि बट इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी, कि कोई बॉडी मूव कर रही है उसके ऊपर अगर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो क्या होगा? इट मूव्स यूनिफॉर्मली। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ये यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ना वो भी काम नहीं करेगा। फ्रिक्शन ज़ीरो फ्रिक्शन पे ऐसा होगा कि ये यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। दूसरा, वाई हार्ड टू वॉक ऑन आइस। अब फ्रिक्शन का एग्जांपल आ गया कि आप आइस के ऊपर जब वॉक करते हैं तो आपको चलने में मुश्किल होती है। ऐसा क्यों? लेस फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन वहाँ पे भी होता है, दुनिया के हर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन काम करता है, तो वहाँ पे कम फ्रिक्शन होता है, और कम फ्रिक्शन की वजह से एक्शन तो करता है, जो कोई पर्सन होगा वो एक्शन तो करेगा, बट क्योंकि फ्रिक्शन कम है तो रिएक्शन क्या होगा? एक्शन ज़्यादा, रिएक्शन कम, और ये चल नहीं पाएगा, उसको चलने में क्या होगी? दिक्कत। थर्ड एग्जांपल में पुश बॉल बट नो मोशन, कि अगर दीवार को कोई व्यक्ति धक्का लगाता है तो वो दीवार को तो पुश करता है आगे की तरफ। ऐसे मान लो कि मैंने इसके आगे एक दीवार खड़ी कर दी और इसको बोला कि इसको पुश करे ये, तो ये दीवार मूव नहीं कर पाएगी। अब जब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है फोर्स लगाने के बाद, तब तक क्या होता है? मोशन एग्जिस्ट नहीं करता है। जब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तब तक मोशन जो है उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता है। ठीक है जी। अब आ गई आपकी न्यूमेरिकल सेक्शन। न्यूमेरिकल सेक्शन में क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्सेलरेटेड बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है? फोर्स की वैल्यू मेरे पास है 10 न्यूटन। मास कितना है मेरे पास गिवन? 2 kg। सिंपली इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँगा। फोर्स की वैल्यू 10, मास की वैल्यू 2, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू 10/2, 2 5 जा 10। तो आंसर ए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4 kg। सिंपली इसमें भी क्या करूँगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ लगाएंगे। यहाँ पे भी मेरे पास मास की वैल्यू कितनी है? 4 kg, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पुट करूँगा फोर्स इज इक्वल टू 4 × 3, 4 3 जा 12, और न्यूटन जो होते हैं वो यूनिट होते हैं फोर्स के। 12 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट ऑन अ 3 kg मास फॉर 2 seconds, व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। तो सेम फार्मूला यूज़ करूँगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 15 न्यूटन, और मास कितना है?
3 kg। यहाँ मैं यूज़ करता हूँ तो 15 इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 15/3, 3 5 जा 15। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5। लेकिन मेरे से पूछा क्या है वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए मैं एक इक्वेशन का यूज़ करूँगा जो क्या है v माइनस यू इक्वल्स टू AT। ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ मेरे से पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, जो v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या कह रहा है ये कि फाइनल में वेलोसिटी क्या थी v, मतलब लास्ट टाइम पे रुकते टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u स्टार्टिंग की। a की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है तो मैं यहाँ लिखूँगा v माइनस यू। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, और t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, 5 इंटू 2, तो v माइनस यू इक्वल टू 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। सी आंसर। थैंक यू। डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिसमें हम डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।